हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत अग्रवाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का लेसन 5 मैट्रिक्स। इसके पहले मैंने इस मैट्रिक्स के ऊपर 3 वीडियोस बना लिए हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखने के पहले लेक्चर 1 देखिएगा, फिर लेक्चर 2 देखेंगे, फिर लेक्चर 3, उसके बाद फिर लेक्चर 4 देखेंगे, तब आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह, उसके बाद स्तंभ आव्यूह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद पंक्ति आव्यूह जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद और भी मैट्रिसेस के प्रकार हैं जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 12th के व्यू से अगर देखा जाए तो क्लास 12th के एग्ज़ाम में जो स्टार्टिंग में 1 और 2 मार्क्स के जो नंबर्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, बट कंपटीशन एग्ज़ाम के वे से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12th के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो साथ ही साथ मैं जिन चीज़ों पे स्पेशल फोकस करूँगा उस पर आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आयताकार आव्यूह या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आयताकार आव्यूह में जैसा नाम ही दिया हुआ है आयत या फिर रेक्टेंगल। तो आयत या रेक्टेंगल जो होता है उसमें हम लोग जैसे हम लोग ये शेप बनाते हैं, ये जो शेप है ये जो है स्क्वायर है, स्क्वायर या फिर हम लोग इसको बोलते हैं वर्ग। इसमें अगर हम लोग लेंथ को L से लें और ब्रीथ को किससे लें B से, तो L = B होता है, ठीक है। तो जब L = B होगा तो हमारा जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर या फिर क्या है, वर्ग। लेकिन अगर L ≠ B, लंबाई और चौड़ाई अगर एक दूसरे के बराबर ना हो, कोई भी एक ऐसा शेप जिसमें ये वाला जो भुजा है इस भुजा के पैरेलल हो, ये भुजा इस भुजा के पैरेलल हो, बट लेंथ ब्रीथ के इक्वल ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो मैं एक बार पहले रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। आयत, तो ये जो है ध्यान से देखो, ये हमने जो बनाया ये क्या है, आयत, ये वर्ग नहीं है, ये है आयत। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये जो मैंने बनाया है ये भी आयत है कि नहीं है। तो ये भी आयत है। एंगल्स जो हैं वो कितने हैं, 90 हैं। फ्रंट की जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल क्या है, सेम है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोगों ने जनरली जो हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है पहले से, उसमें हम लोग इस टाइप के आयत मैक्सिमम देखते हैं, इस टाइप के आयत बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो बच्चे इस टाइप के में कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आयत की डेफिनेशन क्या है, L ≠ B, लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होनी चाहिए, फ्रंट की भुजाएं सेम होनी चाहिए, सेम लेंथ की, और एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, सभी एंगल्स जो हैं वो 90 के होने चाहिए। तो ये हमारा क्या बना, रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को हम लोग को बनाना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए कुछ नहीं है, इतना सा पोर्शन हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, मिटा दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं A, B, C, D, E और F ऐसा लिख लेते हैं। तो ये जो हमने बनाया था वो क्या था, रेक्टेंगल। अब ये क्या बन चुका है, मैट्रिक्स। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे ही इसमें हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं A, B, C, D, E और F, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो कि इसमें लेंथ और ब्रीथ इक्वल नहीं है। यहाँ पर जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ नहीं बोलेंगे हम लोग लेंथ और ब्रीथ की जगह पर क्या बोलेंगे, रो और क्या बोलेंगे, कॉलम। तो अगर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, तो दोनों अगर सेम नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वो क्या हो, वर्टिकल हो। तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर रो कितने हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 3, तो 2/3। अगर इस पे हम लोग ध्यान दें तो इसमें रो कितने हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका जो ऑर्डर है, इसकी जो कोटि है वो कितनी है, 2/3, और इसकी कोटि कितनी है, 3/2। तो इसमें रो और कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है और इसमें भी रो और कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आपके पास ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो,
कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो बनाया वो ऐसा ही हो। हम लोग एक और एग्जांपल समझने के लिए ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आई जे के एल, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बट थोड़ा सा आगे और करते हैं हम लोग, एल एम एन ओ, अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 रो हैं और 4 क्या है, कॉलम, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आयताकार अवयव या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कंपटीशन एग्जाम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपसे पूछेगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है m इज नॉट इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आप लोग को बताया कि आयत 2 प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जब आयत 2 प्रकार का होता है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी जो है वो 2 प्रकार का होगा। तो एक हम लोग लेते हैं क्षैतिज अवयव, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो वो जो है वो ये है, ये वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज अवयव। ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल, या फिर इसको हिंदी में इसको क्षैतिज और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग क्षैतिज होते हैं, और जब हम लोग अभी जो मैं खड़ा हूँ ये वर्टिकल है। तो अगर कोई चीज़ खड़ी है तो वो क्या कहलाएगी, वर्टिकल, और अगर वो किसी जगह पर प्लेन सोई हुई है तो फिर वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो है, ये हमारा जो है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज अवयव। अब इसमें ध्यान दो, हम लोग को ये कंडीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो इन कंडीशंस को याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से एग्जाम्पल बनाओ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आयताकार अवयव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसकी कंडीशन। तो हमने, अगर आपको पता है कि आयताकार अवयव कैसे बनता है, तो आयत का शेप बनाओ, उसमें एलिमेंट्स डालो, बन गया आयताकार अवयव। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, 2/3, ये क्या है, 3/2, मतलब m n के इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, m इज नॉट इक्वल टू n। अब हम लोग आते हैं क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव की जो कंडीशन है, m इज लेस देन क्या होना चाहिए, n। अगर आप मुझसे रास्ते चलते हुए पूछेंगे सर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की कंडीशन बताइए, तो मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा, पहले मैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारा क्या है, रो, ये ऑर्डर को हम लोग क्या लिख लेते हैं, mn। अब ये जो 2 है ये छोटा है और ये 3 जो है वो क्या है, बड़ा है, तो हम लोग ऐसा साइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी किसकी कंडीशन हो गई, क्षैतिज अवयव या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की कंडीशन ये आप लोग को कंपटीशन एग्जाम के लिए याद रखना है, m इज लेस देन क्या होता है, n। वैसे ही अगर हम यहाँ पर m लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 है ये बड़ा है, ग्रेटर है किससे, n से, तो ये हमारा क्या होगा, सिंबल होगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज अवयव या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, या ऊर्ध्वाधर अवयव या वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद अब हम लोग को लेना है क्या, स्तंभ अवयव, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो स्तंभ अवयव और वर्टिकल मैट्रिक्स में थोड़ा माइनर सा क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। स्तंभ अवयव, स्तंभ किसको बोलते हैं, जो खड़ी चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा जय स्तंभ। तो जय स्तंभ जो है तो वो एक बिल्डिंग, एक मीनार जो क्या हो, सीधी खड़ी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ। या फिर हम क्या बोल रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो जिसमें कॉलम बस हो, केवल और केवल क्या हो, एक कॉलम होना चाहिए। तो स्तंभ अवयव में मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये हम लोग ले लेते हैं ABC, या फिर हम लोग ले लेते हैं AB, ठीक है। या एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4।
तो ये जो मैंने तीनों एग्जाम्पल्स बनाए हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? स्तंभावयव या फिर किसके? कॉलम मैट्रिक्स के। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक ही कॉलम है, यहाँ पर भी एक ही कॉलम है, यहाँ पर भी एक ही कॉलम है। ठीक है, अब अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर जो हम लिखते हैं, कोटि जब हम लिखते हैं तो रो बाई सी के फॉर्म में लिखते हैं, रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। तो यहाँ पर ध्यान दो, रो कितने हैं हमारे पास? 2, और कॉलम कितना है? 1। तो ये क्या होगा? 2/1। अगर इसका ध्यान दें तो ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, बट कॉलम तो 1 ही है। R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हो गया R3, और ये जो है ये हमारा केवल एक ही C है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3/1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4/1। तो एक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्तंभावयव या कॉलम मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? तो कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर में मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, क्या होगा? 2/1। फिर इसको लिख लेता हूँ, क्या होगा? 3/1। फिर इसको लिख लेता हूँ, क्या होगा? 4/1। ठीक है, वैसे ही हम लोग और क्या ले सकते हैं? 5/1। फिर क्या ले सकते हैं? 6/1। तो आप लोग देख रहे हो कि रो बाई कॉलम, या जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? m क्रॉस n लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम जो है वो केवल कितना है? 1 है। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्मेट बनाएं तो इस n की जगह देखो 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर परमानेंट क्या लिख दें? 1 लिख दें। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉलम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? m क्रॉस 1 या m/1। तो इस बात को विशेष याद रखना है कॉम्पिटिशन एग्जाम के व्यू से कि जो कॉलम मैट्रिक्स होता है उसमें कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए, रो की संख्या जो है वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर स्तंभावयव, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। आप लोग को पता है कि हम लोग मैट्रिक्स को A इक्वल टू Aij, ये Aij क्या है? जनरल एलिमेंट है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? ऑर्डर। तो ऑर्डर लिखेंगे तो m क्रॉस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हमारा शो करने का तरीका हुआ। ठीक है, किसको? स्तंभावयव को। तो स्तंभावयव का बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इसका ऑर्डर, इसकी कोटि कितनी क्या होती है? m क्रॉस 1, या फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या कितनी होगी? 1, और रो की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं पंक्ति अवयव, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो जैसा स्तंभ अवयव था वैसे ही क्या होगा? पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जो होगा, रो मैट्रिक्स जो है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में C इक्वल टू 1 था, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हम लोग ले लिए AB। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर रो एक ही है ना? ठीक है, जबकि कॉलम C1 और जो है वो क्या है? C2। तो इसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा? 1/2। इसके बाद हम लोग एक और लेते हैं ABC, इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा? 1/3। ये 1 है, 1 2 3। इसके बाद एक और लेते हैं हम लोग ABC और D, ऐसा ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n। अब हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा ऑर्डर था 1/2, सेकंड एग्जाम्पल में हमारा ऑर्डर था 1/3, थर्ड एग्जाम्पल में हमारा ऑर्डर था कितना? 1/4। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, n जो है वो बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो सकता है, बट m की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। तो क्यों ना हम लोग इसको परमानेंट 1 क्रॉस क्या लिख लें? n लिख लें। तो यहाँ पर ध्यान दो, पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? 1 क्रॉस n, और इसको हम लोग
जनरल फॉर्मेट में शो करें रो मैट्रिक्स को, तो आप लोग को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं मैट्रिक्स ए, तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ए आई जे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रो मैट्रिक्स को शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस क्या होगा, n होगा। क्लियर। अब इसके बाद एक बार सभी को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया क्या, आयताकार अवयव या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को A इक्वल टू हम लोग जनरल एलिमेंट ए आई जे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, m क्रॉस n। जो आयताकार अवयव या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है क्या, क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में A इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पर m इज लेस देन क्या होगा, n। ये हो गया हमारा क्या, क्षैतिज अवयव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग लेते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव, इसमें A इक्वल टू हम लोग लेते हैं ए आई जे और यहाँ पर m इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, n। इसके बाद सेकंड हम लोगों ने लिया क्या, स्तंभ अवयव, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे, इसमें मैंने बताया स्तंभ अवयव में स्तंभ, यहाँ पर एक मिनट मैं लिख लेता हूँ m क्रॉस n और r क्रॉस c। नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, m क्रॉस 1। इसके बाद हम लोग थर्ड लेते हैं स्तंभ अवयव के बाद क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव A इक्वल टू हम लोग लेते हैं ए आई जे और यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या होगा, 1 क्रॉस n होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इनको मेंशन करते हुए चलें। अब हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ही मैट्रिक्स, हमारे पास मैट्रिक्स केवल एक है, वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो और रो मैट्रिक्स भी हो, मतलब कॉलम मैट्रिक्स की कंडीशन को भी अप्लाई करे और रो मैट्रिक्स की कंडीशन को भी अप्लाई करे। तो कॉलम मैट्रिक्स को फॉलो करने के लिए n की वैल्यू 1 होनी चाहिए और रो मैट्रिक्स को फॉलो करने के लिए m की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो चलो ध्यान देते हैं, A इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1। अब ये क्या हो गया, ध्यान दो, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1, नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, 1। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 है ना, ठीक है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो रो या m की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है, या कहें स्तंभ अवयव भी है और क्षैतिज अवयव भी है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन उसने दे दिए, ठीक है, और उन 4 ऑप्शन में अगर आपसे वो बोल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करो या फाइंड आउट करो जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना कि इसके अलावा दूसरा कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है, ठीक है। केवल और केवल 1 बाई 1 का मैट्रिक्स ही स्तंभ अवयव और क्षैतिज अवयव हो सकता है। ये 1 की जगह एलिमेंट चेंज हो सकता है, यहाँ पर x हो सकता है, यहाँ पर a हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर √3 हो सकता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर i हो सकता है, यहाँ पर कोई फंक्शन साइन x हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा फंक्शन भी हो सकते हैं। बट मैंने अभी क्या हम पढ़ रहे हैं, स्तंभ अवयव और क्षैतिज अवयव दोनों एक साथ होना चाहिए। तो दोनों एक साथ होने चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, 1 बाई 1 होगा। अगेन रिपीट, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 होगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट रो कॉलम और इसके बाद में
रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद जो बाकी और बचे हैं उसको भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं 2 मिनट वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या बन गया, वर्ग बन गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। अब वर्ग या स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, लेंथ इक्वल टू क्या होता है, ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ नहीं होता, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कॉलम तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पर रो की संख्या कितनी है, 3, और कॉलम की संख्या भी कितनी है, 3। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, वर्ग अवयव का या स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी। ये जो है ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसका, 2x2 का। क्लियर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ 1 क्रॉस 1, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल होगा किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्लियर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप ये देख रहे हो, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रो बाय कॉलम, या क्या लिखें, m क्रॉस n। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो ध्यान दो, मैंने जो एग्जाम्पल्स बनाए हैं वो 3 क्रॉस 3, या फिर किसके हैं, 2x2 का है, या फिर किसका है, 1x1 का है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। क्लियर। या m इक्वल टू क्या हो, n, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्ग अवयव। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने कंडीशन लिखी वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स का, m इक्वल टू n। m क्या है, नंबर ऑफ रो, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर रो की संख्या, पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स डिजाइन करना है जो रो मैट्रिक्स भी हो, कॉलम मैट्रिक्स भी हो और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, तो हम लोग को याद है m क्रॉस 1, 1 क्रॉस n, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं क्या, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो स्तंभ अवयव है उसमें स्तंभों की संख्या 1 होनी चाहिए, जो पंक्ति अवयव है उसमें पंक्ति की संख्या या रो की संख्या 1 होनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने अभी पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n होना चाहिए, तो 1/1 ये हम लोग ले लेते हैं क्या, वर्ग अवयव, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं और ये बना दिए 1/1, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, है भाई, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये भी है भाई, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। वर्ग अवयव में m इक्वल टू क्या होना चाहिए, n, तो वो भी है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्लियर। इसके बाद अब हम लोगों को एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, क्या, अवयव के विकर्ण के अवयव, ठीक है। तो हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स रहा हूं कंटिन्यू, मैंने मेरी पूरी एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम से हुई है। बट मैं अपने वीडियो में कोशिश करता हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी मैथ्स से समझ में आए। वैसे मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो वो भी ना हो, इसलिए दोनों को लेकर के मैं चल रहा हूं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो अपन उसको आगे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। अब ये विकर्ण क्या होता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं एक रेक्टेंगुलर आयत बनाता हूँ, ठीक है, और एक हम लोग बना लेते हैं वर्ग, ठीक। अब ये जो है ये क्या है, आयत या रेक्टेंगल, और ये है स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। अब इसमें डायगोनल या फिर विकर्ण,
तो ये जो है ये क्या है, डायगोनल, ये भी जो है वो क्या है, डायगोनल, इसमें ये है डायगोनल, ये है डायगोनल। तो आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2, क्लियर, ठीक है। और वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2। आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं और वर्ग में भी कितने विकर्ण होते हैं, 2। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें किसकी, घन और घनाभ, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो आप लोग उस चीज़ को बना सकते हैं। घन में कितने डायगोनल या विकर्ण होते हैं और घनाभ में कितने डायगोनल होते हैं, ठीक है। घन मतलब आपके घर का एक ऐसा कमरा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो, इक्वल हो, तो वो घन कहलाएगा। जनरली सभी कमरे जो हैं वो घनाभ शेप में होते हैं। तो आप जिस भी कमरे में बैठे होंगे उस कमरे में आप लोग को क्या करना है, डायगोनल खींच करके देखना है और आपको बताना है कि घन में कितने विकर्ण होंगे और घनाभ में कितने होंगे। चलिए हम लोग अपने वापस सिलेबस में आते हैं। तो आयत में कितने डायगोनल होते हैं, 2। वर्ग में भी कितने डायगोनल होते हैं, 2। अब हम लोग एक आयत मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ऐसा खींचते हैं, बीच में छोड़ दिया, ठीक है। ना 2 को ले पा रहा है ना 5 को ले पा रहा है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूँ, ABCDEFGHI और ऐसा मिलाता हूँ तो ये इसको लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मैथ्स में रेक्टेंगल या आयत में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग डायगोनल की बात करेंगे मैट्रिसेस में, तो मैट्रिसेस में हम लोग को आयत या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं लेना है। आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों नहीं लेना है वो आपको समझ में आ गया। जब हम लोग इसमें डायगोनल क्रिएट करते हैं तो कोई भी एलिमेंट क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। तो हमको चाहिए कि जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो सभी एलिमेंट्स हमारे जो हैं डायगोनल में वो सब टच होते हुए चलें। तो हमको डायगोनल मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल और केवल किस में आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, कि डायगोनल रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिसेस की बात चलेगी तब हम लोग को केवल और केवल क्या लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। अब हम लोग फिर से वापस आते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है, इसमें कितने डायगोनल हैं, 2, ठीक है। इसको मैं एक को दूसरे कलर से लेता हूँ, ये ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो एक रेड कलर का हो गया, एक वाइट कलर का हो गया, ठीक। लेकिन जब हम लोग किसकी बात करेंगे, मैट्रिक्स अवयव पढ़ेंगे, तो हम केवल इसको डायगोनल मानते हैं, केवल ये ही बस डायगोनल होता है, ठीक है। इसको हम लोग डायगोनल नहीं मानते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ABCD, ABCDEFGHI, क्लियर। अब हमको इसमें बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसको हम लोग डायगोनल लेते हैं, ना कि इसको डायगोनल लेते हैं। तो हमारा डायगोनल ये होगा, ठीक है। तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, A और D होंगे, क्लियर। अगर इसके डायगोनल के मैट्रिक्स, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स निकालना होगा तो क्या होगा, A, E और क्या होगा, I होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल्स के एलिमेंट्स या उसके अवयव। बहुत विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि B और C डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं है, ना ही ये डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है। मैट्रिसेस में केवल यही बस डायगोनल होता है, इसमें केवल ये क्या होगा, डायगोनल होगा, ये डायगोनल नहीं होगा, क्लियर। अब चलिए वापस आते हैं हम लोग। ये तो हो गया क्या, एलिमेंट्स, डायगोनल के एलिमेंट्स।
अब हम लोगों को लेना है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स अलग है और एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट करूंगा, या पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, इसमें हम लोग को फोकस करना है किसमें? विकर्ण में, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं एक A, B, C और D, ये 2x2 हो गया, ठीक है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, ये जो है, ठीक है, ये 3x3 का हो गया। अब अगर हमको इसमें बोल रहा है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो A और D आया, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A, E, I आया, लेकिन ना तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ना ही ये डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। डायगोनल एलिमेंट्स आपने निकाले हैं, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें एलिमेंट्स केवल डायगोनल में होते हैं, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है हमारा, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, जीरो जीरो। तो ध्यान दो, डायगोनल बस में क्या है? एलिमेंट्स हैं, इसके भी डायगोनल बस में क्या है? एलिमेंट है। तो ये दोनों जो है वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी शो करते हैं, A = AD, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोग को मैंने बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स केवल स्क्वायर होता है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो ये 2x2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है जिसके डायगोनल में A और क्या होगा? D होगा। अगर इसको हमको एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग A = लिखेंगे क्या? AEI, कॉमा, क्लियर। तो इस तरीके से इन मैट्रिक्स को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब आप लोगों को जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज में आप लोगों को दिया जाएगा A = ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको बना करके दिखाइए। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, A = आप लोग देख रहे हो क्या है? 3। तो 3 है, मतलब ये 3x3 का है, क्लियर। तो हमको यहाँ पर 3x3 का लेना है। ये ऐसे करके हम एलिमेंट्स बनाएंगे। ये डायगोनल 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 0। ये हमारा बन गया क्या? डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह और डायगोनल मैट्रिक्स में एक छोटा सा अंतर है। जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट उसके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग लेते हैं अदिश आव्यूह A = 1 0 0 1, या फिर चलिए दूसरा ले लेते हैं A 0 0 A, या फिर ले लेते हैं √3 0 0 √3, ठीक है। B = यहाँ पर मैं ले लेता हूँ sin x 0 0 0 sin x 0 0 0 sin x, ठीक है। या फिर हम लोग ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल्स हैं
इनके एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते थे। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, यहाँ पर A होगा तो यहाँ पर B होगा। लेकिन जब हम लोग अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगा, तब तक के लिए मैं पॉज करता हूँ। चलिए, हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं तत्समक अवयव या इकाई अवयव। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, विकर्ण अवयव, जिसके केवल विकर्ण में अवयव रहते हैं। और उसके बाद पढ़ा अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं बट वो सभी सेम होते हैं। क्लियर। अब हम लोग को पढ़ना है तत्समक अवयव। तो ये जो तत्समक अवयव है ये सेम है, ठीक है, बट स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में एक डिफरेंस है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको हटा देते हैं, अदिश अवयव, और यहाँ पर लिखते हैं तत्समक अवयव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लोग पहले लेते हैं 2 by 2 का। तो 1 0 0 1, ये दोनों एलिमेंट सेम हैं और डायगोनल में है, तो ये क्या है, अदिश अवयव। इसमें 1 0 0 1, यहाँ पर तत्समक या आइडेंटिटी या यूनिट का मतलब ही होता है क्या, 1। तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो 1 1 होने चाहिए। लेकिन अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है तो ये 2 और 2 भी हो सकते हैं। तो ये 2 और 2 अगर हुआ तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 होने चाहिए और बाकी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, केवल डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए। तो चलिए फिर से हम लोग आते हैं इसमें। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव का तत्समक अवयव, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स का पहला एग्जांपल, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, 1 0 0 1, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, आई इक्वल टू होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर। एक और ले लेते हैं, आई इक्वल टू, तो क्या होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग कि डायगोनल में एलिमेंट्स क्या हैं, 1। तो अगर डायगोनल में जितने का मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 का हो सकता है, 3 by 3 का हो सकता है, 4 by 4 का हो सकता है, बट उसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 ही होने चाहिए, क्लियर। इसके बाद हम लोग एक और ले लेते हैं, आई इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1। तो ये भी हमारा जो है वो किस में आएगा, तत्समक अवयव या इकाई अवयव, या कहें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या कहें यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका यूज़ जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे लेते हैं शून्य या रिक्त अवयव। तो शून्य अवयव, सब एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। क्या बोलते हैं, 0 या नल एलिमेंट्स, मतलब उसमें कोई भी डिफरेंट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सब एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। हम लोग लेते हैं शून्य, जिसको हम क्या बोलें, 0, या फिर क्या बोलें, रिक्त, या फिर क्या बोलें, नल। मैट्रिक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 0 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 0। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 0 0 0 0 0 0, ठीक है।
या 0 0 0, कुल मिला करके जो भी मैट्रिक्स हो, जिस भी ऑर्डर का हो, उसका कोई भी कोटि हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 या नल मैट्रिक्स। क्लियर। इसके बाद अब हम लोग आते हैं थोड़ा डिफरेंट प्रकार का, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। हिंदी थोड़ी कठिन रहती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक काम करते हैं हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं, ये ठीक है। अब अगर आप लोग को याद हो तो मैंने ऐसा ही स्क्वायर बनाया था और मैंने ये बताया इसमें कितने डायगोनल विकर्ण होते हैं, 2। लेकिन अगर हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो केवल कितने विकर्ण होंगे, 1। तो अगर वो एक विकर्ण हम लोग खींच दें तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2। तो ये वाला ट्रायंगुलर जो है वो अपर है और ये वाला ट्रायंगुलर क्या है, लोअर है। तो जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, तो अपर ट्रायंगुलर, जो अपर ट्रायंगुलर बनेगा उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक हल्की सी लाइन खींचता हूँ। तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर, और ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो है वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, लिख लेते हैं 2 5 7 और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, 0 0 0। अब क्वेश्चन उठता है ये डायगोनल में क्या होगा, तो डायगोनल में भी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो डायगोनल में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, 3 6, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर हम लोग, मैं इसमें अलग मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा करके अगर हम लोग मार्क करते हैं और ऐसा करके एक ट्रायंगुलर बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर ऐसा करके एक ट्रायंगुलर बनाते हैं, तो इस ट्रायंगुलर में जो है वो क्या आ रहे हैं, 0। इस ट्रायंगुलर में ये भी एलिमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ और ये भी एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो सिंपल, जिसमें अपर ट्रायंगुलर में एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहीं पर समझा देता हूँ आप लोग को मैं, यहाँ पर इसको 0 0 0 और यहाँ पर 1 5 9 ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, विथ डायगोनल, डायगोनल में भी एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है आव्यूहों की समानता, मतलब दो आव्यूह एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो दो आव्यूह एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब वो दिखने में बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। दिखने में बिल्कुल इक्वल होंगे मतलब दोनों में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ क्या, ए बी सी डी, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, कोटि सेम है, दोनों के एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों आव्यूह क्या है, सेम है। तो अब दिमाग में आता है हम क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं है, ये तो मैंने आप लोग को बताया है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1 3 7 एक्स वाई जेड ए बी सी। ये दोनों अवयव समान है कि नहीं है, तो ये दोनों अवयव समान नहीं है। 1 की जगह 1 है, 2 की जगह 3 है, 3 की जगह 7 है, बाकी सब सेम है, लेकिन दो एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं। तो ये दो एलिमेंट्स डिफरेंट है मतलब ये दोनों अवयव समान नहीं है। तो ये समान तब होंगे जब यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। तो अब हम लोग आते हैं कि जब ऐसा है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो एक्चुअल में बात ये है कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1, यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं।
और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1, 3, 5 और 2। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों अवयव बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है तो 1 की जगह 1 है, 2 की जगह 2 है, x की जगह 3 है। और अगर ये दोनों समान है मतलब हमको मिलेगा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 5। तो ये हुआ क्या, समान अवयव की कंडीशंस। तो समान अवयव की कंडीशंस में क्या होगा, इसका हम लोग क्या ले लें, m1 क्रॉस क्या ले लें n1, इसको ले लें m2 क्रॉस क्या ले लें n2। तो हम लोगों को मिलेगा m1 इक्वल टू m2, मतलब रो की संख्या समान होनी चाहिए, n1 इक्वल टू n2 मतलब कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, m1 क्रॉस n1 इक्वल टू m2 क्रॉस n2 मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसके एलिमेंट्स को मैं a से शो करूंगा तो aij इक्वल टू bij, इसके एलिमेंट्स को b से शो करेंगे तो सेम जगह पे रखे हुए एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे अवयवों की समानता। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। क्लियर। तो अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।